छोटे चैनलों के लिए कोई जगह नहीं बची है। तो आपने एक मिनिस्ट्री ने उनके जो इनिशियल डिपॉजिट है इतने ज़्यादा कर दिए, 10 करोड़ की है, 20 करोड़, तो वो किसी भी आम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि कंपटीशन हो, उसके लिए जो छोटे चैनल है जो इतने पैसे नहीं दे सकते, उनके लिए भी कोई व्यवस्था करनी है। ये भी ठीक है। अगर वो किसी एक ऐसा है जो चैनल न्यूज़, एंटरटेनमेंट और सब दिखा रहे हैं, और कुछ चैनल अगर धार्मिक है, कुछ चैनल अगर कोई केवल खेल का दिखा रहे या कुछ ऐसा दिखा रहे, तो उनके लिए कोई विशेष अलग कोई व्यवस्था कर सकते हैं क्या? ये एक सोचने की बात है। हम इस पर भी निर्णय करेंगे। लेकिन मूलतः मैंने जैसे कहा, एक सरकार का संदेश जनता तक बहुत प्रभावी रूप से पहुंचाना, पूरी जो मनोरंजन की दुनिया है, सेंसर बोर्ड होता है, बाकी सब होता है, तो उनके द्वारा एक उसमें एक आज़ादी का भाव आना, एक प्रोफेशनलिज्म आना और एक माहौल तैयार करना, तो कला क्षेत्र को भी आगे बढ़ाएगा और साथ ही साथ न्यूज़पेपर का कंटेंट भी अच्छा होते जाए, ये देखना। इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण अभी पिछले दिनों आपने पिछली सरकार ने मुद्दा लिया, डिजिटलाइजेशन का जो मुद्दा था। हाँ, डिजिटलाइजेशन को लेकर आपकी सरकार डिजिटाइजेशन में अभी 4.5 करोड़ टीवी हो गए, लेकिन 11 करोड़ टीवी बचे हैं। 3.5 करोड़ हो गए, 11 करोड़ बचे हैं। 11 करोड़ टीवी टायर 3 और टायर 4 में है, लेकिन उसको बड़े पैमाने पर लागू करने के पहले मैंने आज मुद्दा ये बताया अधिकारियों को, हम एक बैठक करेंगे छोटे उद्योग विभाग से, अर्थ विभाग से, कॉमर्स विभाग से, क्योंकि 10 करोड़ चाइना से ही आएंगे सेट टॉप बॉक्सेस, उसके बजाय यहाँ क्यों नहीं तैयार होंगे? अब यहाँ भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसके जो क्वालिटी, एक तो इंपोर्ट की ड्यूटी बढ़ाने की बात है और इनको थोड़ा सहूलत देने की बात है, टैक्स कंसेशन, तब जाके ये होगा। और मुझे लगता है एक ऐसा विषय कि जो 20 करोड़ यानी एक साल भर लगेगा, 11 करोड़ बेचना कोई आम बात नहीं है, और उतने रोज़गार पैदा होंगे, तो भारत में रोज़गार पैदा करने के लिए थोड़ा कंसेशन भी देना पड़े, अच्छा है, क्योंकि रोज़गार में मिलने वाला पैसा आखिर बाजार में ही आता है। तो जो स्मॉल इसमें केबल ऑपरेटर है, उसके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप? नहीं, ऐसा है, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करें? उसमें तो जो चैनल्स DTH पे है वो DTH पे है, जो अभी HIT करके नया आया है हिट, उस पर है, और कुछ है कि जो एनालॉग पे है और केबल से जाते हैं। तो वो जो केबल से जाने वाला है, उस केबल व्यवस्थापक, अब वहाँ भी 4-5 बड़े लोग आ गए, प्लेयर्स, कंसोलिडेशन हो गया, और वो जो केबल ऑपरेटर पहले थे वो अब केबल कलेक्टर हो गए हैं। एक एनवायरनमेंट से जुड़ी कुछ छोटे से सवाल। Yes. एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ जो एनवायरनमेंट में है, आपके साथ जो है, आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जंगलों को प्रोटेक्ट करना है, और उसी जंगल के नीचे जो है सारे खनिज हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, ये एनवायरनमेंट को जब प्रोटेक्ट करते हैं और खनिज को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कंट्रोवर्सी आती है, जो कॉन्ट्रडिक्शन आता है, इसको आप एड्रेस करने के लिए क्या सोचते हैं? पहले तो मैं मानता हूँ और अनुभव के आधार पर अब दावे से कह सकता हूँ कि विकास और पर्यावरण की रक्षा एक दूसरे के विरोध नहीं है। पर्यावरण रक्षा भी होगी और विकास भी होगा, लेकिन बहुत सारे प्रकरण तो लंबित इसलिए है कि वो प्रशासन की मानसिकता नहीं बदली है। ऐसे लोग आए मंत्री करके कि जिन्होंने पूरा देश का विकास का पूरा चक्र ही रोक दिया, और जो कानून में भी नहीं है, लेकिन ऐसे प्रावधान लाए। तो हम ने आज ही में कोयला मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय और अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय, उनके मंत्री पीयूष गोयल और उनके अधिकारी और हमारे अधिकारी, इनके साथ हम बैठे और हमने आपस में जो लंबित प्रोजेक्ट है, और वो किसी व्यक्ति का नहीं, किसी निजी कंपनी का नहीं, जो कोल इंडिया के प्रोजेक्ट रुके हैं, जो NHPC की बातें हैं, जो हमारे बेनिफिशियल, हाँ, और जो रुके हुए काम है
उसको जल्दी करना और फिर टारगेट को अचीव करना। जैसे गोवा के माइनिंग का मुद्दा है, मैंने मंगलवार को बैठक रखी है उसकी, उड़ीसा का भी है, तो ये आते रहेंगे। हम पॉलिसी के तहत निर्णय करेंगे, इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। कोल माइंस हो या कुछ भी हो, उसके पहले उसका एनवायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस ये तैयार होगा और तभी जाके वो ब्लॉक पे आएगा, तो कीमत भी ज़्यादा मिलेगी और उससे खजाने में भी पैसा ज़्यादा आएगा और जल्दी काम भी शुरू जल्दी होगा। मतलब एनवायरमेंट क्लियरेंस के बाद ही ऑक्शन के लिए आएगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मंत्रालय हैं और पर्यावरण में कोई अब क्लैश नहीं रहेगा। हम तो साथ में हमने कोऑर्डिनेशन शुरू कर दिया, उसके रिजल्ट हम 10 दिन में देंगे। आज मैंने पर्यावरण मंत्रालय में जो पारदर्शिता वहाँ प्रॉब्लम था, वो पारदर्शिता लाने की नई शुरुआत की है। हमने अब कोई भी किसी प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेशन करेगा, उसका ऑनलाइन सबमिशन करने की व्यवस्था शुरू की है आज से ही। और वो ऑनलाइन सबमिशन में उसको रियल टाइम चेक मिलेगा कि भाई कलेक्टर से निकला कि नहीं। हर जगह उसको टाइम टेबल दिया है, भाई यहाँ 10 दिन, यहाँ 15 दिन, तो उसी समय में वो स्टेज कंप्लीट होती है कि नहीं, ताकि टाइमलाइन जो है आखिरी 60 दिन की, तो उसमें पूरा होता है कि नहीं, वो हम देखेंगे। हिल्स का जो डेवलपमेंट है वो रुकता है, उसको लेकर आप कैसे स्पीड अप कैसे? नहीं, देखो इसके दो पहलू है। मेरा मानना है कि विकास का हर केस बाय केस विचार करना चाहिए कि भाई जो विषय में ठीक है, लेकिन उत्तराखंड के त्रासदी के बाद, इतने बड़े हादसे के बाद लोग समझ गए होंगे कि हिमालय सह्याद्री नहीं है। सह्याद्री एक सॉलिड रॉक है, लेकिन हिमालय एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। तो उस पर कितना आप कैरिंग कैपेसिटी है वो देखे बिना आप अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से कितनी भयावह आपदा आई ऐसा दोबारा न हो। हिमालय के पूरे हिमालय को देखते हुए, क्योंकि हिमालय सिर्फ भारत का ही नहीं धरोहर है, विश्व का धरोहर है और एशिया का तो है, और इसकी रक्षा के लिए इकोलॉजी के उसमें आप किस प्रकार से प्रयत्न करेंगे? हिमालय के विशेष परिस्थितियां है, इकोलॉजी की है, पर्यावरण की है, ग्लेशियर्स की है, माउंटेन की है। मैं पहले भी पर्यावरण में काम कर रहा हूं, तो ग्लोब जो हमारे 80 देशों के 500 सांसदों की एक संस्था है, भारत का मैं अध्यक्ष था, और इसलिए उसने हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया माउंटेन, और हिमालय में सटे हुए 10 राज्य, उनके पर्यावरण मंत्री, जंगल वन मंत्री और वहाँ के लेजिस्लेटर्स, इनको हमने बुलाया और पहले ही पहल शुरू कर थी। तो मेरे पास उसका अनुभव है, समस्या पता है, हम उस पर आगे चलेंगे, रास्ता निकालेंगे। प्रकाश जी, उद्देश्य हम दावी करना चाहेंगे और अच्छे निर्णय करने में हम डरेंगे नहीं। एक तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की आपने बातचीत कही, लेकिन जब तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है बाइटिंग पावर नहीं दी जाएगी तब तक बड़ा मुश्किल है। खाली वो स्ट्रक्चर पास कर दे तो उससे कुछ नहीं होता। ये सत्य है कि प्रेस काउंसिल आज टूथलेस वंडर हो गया है, उसको ताकत देने की जरूरत है। तो इसके बारे में एक कंसेंसस तैयार करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। ये वेबसाइट जो चल रही है, पोर्टल न्यूज चल रही है, उनको भी न्यूज अखबारों के तहत टेलीविजन के लिए न्यूज विज्ञापन मिलना चाहिए। इस पर भी सरकार एक पॉलिसी बनानी। ये एक सुझाव है कि नए नए ये भी प्रकाशन है, तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ये आगे गया, अब वेब मीडिया आ गया, तो वेब मीडिया के लिए भी सरकार की भूमिका उदार रहेगी, जब तक वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उनका संचालन आईटी कानून के तहत होता है, और लेकिन ये एक अच्छा सुझाव है, हम इस दिशा में निश्चित विचार करेंगे। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा एक वो है, ये नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आए और उन्होंने के जानने के बाद 24 घंटे भी नहीं हुए कि वहाँ के पाकिस्तान की जो पंजाब असेंबली है उसने एक एंटी मोदी रिजोल्यूशन तक पास कर दिया, तो इसके बारे में आप देखो, भारत पाकिस्तान का रिश्ता अच्छा होना चाहिए, यह हमारी इच्छा है, और हमने वो हमारे आमंत्रण से और
मुलाकात से स्पष्ट कर दिया। अब पाकिस्तान भारत के संबंधों में बाधा डालने वाली पाकिस्तान में अनेक ताकतें हैं, लेकिन आखिर नवाज शरीफ को जो बोले हैं उसको करके दिखाना होगा, और इसलिए उनको भी आगे आकर उनको भी एक बार उस ऐसे ताकतों पर पाकिस्तान में जीत पानी होगी, तभी यह संभव होगा। और मुझे आशा है, हमेशा अच्छी आशा करते रहो। प्रकाश जावड़ेकर ने इस बातचीत के दौरान मीडिया से जुड़े तमाम मसलों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण और वन मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवालों पर भी खुलकर जवाब दिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।